बांस लकड़ी के रूप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली घास है। दुनिया के आधे से ज्यादा लोग बांस का इस्तेमाल किसी न किसी तरीके से करते हैं। बांस एक साथ हमें दो चीजें देता है, पहला रोजगार और दूसरा पर्यावरण की सुरक्षा। बांस की नर्सरी स्थापित करना रोजगार का एक बेहतर विकल्प हो सकता है। पौधों और बागवानी के अपने प्रेम को नकदी में बदलने के लिए घर के पीछे पड़ी थोड़ी सी जगह में बांस की नर्सरी शुरू करना एक बढ़िया योजना है। बांस की नर्सरी छोटी सी जगह से शुरू कर कई एकड़ तक में शुरू की जा सकती है। बांस के व्यवसाय में सबसे अच्छी बात यह है कि इस रोजगार में सभी लोग आ सकते हैं, चाहे तो पार्ट टाइम बांस की खेती करने वाले या फिर व्यावसायिक स्तर पर बांस की खेती पर कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए पौधों की आपूर्ति करते हैं और कई लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करते हैं। बांस की छोटी या बड़ी किसी भी तरह की नर्सरी से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है, बशर्ते स्थानीय बांस की खेती की जाए जिसकी मांग ज्यादा हो और साथ ही जिन्हें जगह, समय, पानी और उर्वरक को बचाने के लिए कंटेनर में उगाया जा सकता है। कंटेनर में लगाए जाने वाले बांस के पौधों से किसान को खुदाई, निराई और उच्च पानी की खपत के बिना ही बेचने के लिए तैयार पौधे मिलते हैं। बांस के पौधे को छोटे से बड़े पॉलीबैग में उगाया जा सकता है। बहुत कम जगहों पर भी कंटेनर में कई बांस के पौधे उगाए जा सकते हैं, जैसे सिर्फ 1000 वर्ग फुट जमीन में 2 गैलन वाले 1500 और 5 गैलन वाले 750 पौधे लगाए जा सकते हैं। भारत में लगभग 134 स्पीसीज के बांस के प्रजाति जो है वो पाए जाते हैं। उसमें से नेशनल बाम्बू मिशन ने 18 स्पीसीज जो है उसको प्रायोरिटी दी है। उसमें फिर 3 कैटेगरी में बांस को हम देख सकते हैं। स्मॉल डायमीटर जो कि 2 इंच तक होते हैं, मीडियम डायमीटर जो कि 4.5 इंच तक भी ग्रो होते हैं, लार्ज डायमीटर जो कि 5 इंच से ज़्यादा डायमीटर में ग्रो होने वाले। तो उसमें हर कैटेगरी में 3-4 स्पीसीज जो है उसे प्रायोरिटी दी गई है। जैसे कि आप अगर देखोगे तो लोकल स्पीसीज में डेंड्रोकैलामस टॉक्सी है, डेंड्रोकैलामस स्ट्रिक्टस है, बाम्बूसा बैम्बूज, बाम्बूसा न्यूटन्स, बाम्बूसा टुल्डा, डेंड्रोकैलामस ब्रांडिसी, डेंड्रोकैलामस एस्पर, पॉलीमॉर्फा, पैलिडा, ऐसे बहुत से जो स्पीसीज़ है वो मार्केट के नज़रिए से यानी कि कंज्यूमर और जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो कौन से एंड प्रोडक्ट को मद्देनज़र रखते हुए उसे चूज़ करती है, जिस तरीके से आपको वो स्पीसीज़ को सिलेक्शन करना पड़ता है। प्रजाति को मद्देनज़र रखते हुए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो प्रजाति आपके एरिया में पहले से ग्रो हो रही है उसको हमेशा प्रेफरेंस देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप कोई नई प्रजाति के लिए आप प्लांटेशन के लिए जा रहे हो तो थोड़े प्लांट्स लगाना चाहिए, थोड़े कम संख्या में प्लांट्स लगाए, थोड़ा उसका ग्रोथ देखे कैसे ग्रो हो रहा है। नहीं तो बहुत समय ऐसे भी हो सकता है कि कोई प्रमोट कर रहा है और आपने बहुत सारे लगा दिए और उसका ग्रोथ अच्छा नहीं हुआ तो आपका इन्वेस्टमेंट बेकार भी हो सकता है। एक बांस नर्सरी स्थापित करने के लिए साइट का चयन करने में कई बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे यदि संभव हो तो नर्सरी के बेहतर संचालन, संचार और परिवहन की सुविधा के लिए जगह मुख्य सड़क के पास हो। नर्सरी साइट को रोपण क्षेत्रों के जितना संभव हो उतना करीब रखना चाहिए। इसमें पौधों को खेत तक पहुंचाने में कम परिवहन समय और लागत लगेगी। पौधों को नर्सरी से खेत तक ले जाने में कम नुकसान होगा। नर्सरी को ऐसे क्षेत्र में स्थापित करना चाहिए जहां पानी प्रचुर मात्रा में हो, जिससे पौधे को नियमित पानी की आपूर्ति हो। लगभग 75,000 बांस की पौध बेचने के लिए मध्यम श्रेणी की नर्सरी बनाने के लिए आधा एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है। साइट को लगभग 5 डिग्री तक ढलान देना चाहिए ताकि वर्षा जल बिना कटाव के बह सके। नर्सरी के लिए उपजाऊ और अच्छी तरह से सूखी मिट्टी की आवश्यकता होती है। नर्सरी में पौधों के विकास के लिए धूप और छाया का अच्छा संतुलन चाहिए। नर्सरी एस्टेब्लिशमेंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपका मार्केट, यानी कि जो कस्टमर जो किसान भाई आपसे प्लांट्स खरीदने वाले हैं तो उनकी डिमांड क्या है वो देखनी चाहिए। नर्सरी की जो प्लेस है वो एक्सेसिबल होनी चाहिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन के नज़रिए से वो इजी होनी चाहिए। पानी की जो ज़रूरतें हैं वो हर साल भर के लिए जो जितनी चाहिए वो होनी चाहिए, पानी की ज़रूरतें अच्छी होनी चाहिए। उसके साथ साथ लेबर फोर्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। प्रोटेक्शन, आपकी नर्सरी को विंड ब्रेक अच्छी तरह से होना चाहिए, जैसे कि बहुत बड़े स्टॉर्म्स आ गए, कुछ हो गया तो विंड ब्रेक, बड़े पेड़ आप अगर बॉर्डर से लगा रहे तो वो भी इम्पोर्टेंट है। फेंसिंग होना चाहिए आपकी नर्सरी को, जैसे कि
कोई भी कैटल्स वगैरह, स्ट्रे कैटल्स आके कुछ ब्राउजिंग वगैरह ना करें। प्राइमरी हार्डनिंग, सेकेंडरी हार्डनिंग, प्रोपेगेशन एरिया, मिस्ट चैम्बर्स, ऐसे जो कुछ कंपोनेंट्स है वो आपके नर्सरी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहें तो टिश्यू कल्चर की सुविधा के साथ अपनी खुद की नर्सरी स्थापित कर सकते हैं, या फिर टिश्यू कल्चर बैम्बू प्लांट्स की प्राइमरी और सेकेंडरी हार्डनिंग के लिए रूट टिश्यू कल्चरल प्लांट्स की सप्लाई के लिए टिश्यू कल्चर प्लांट प्रोडक्शन लेबोरेटरीज के लिए टाई अप किया जा सकता है, या फ्रेंचाइजी भी ली जा सकती है। प्लांट्स हार्डनिंग इस प्रकार की जाती है। पहली प्रक्रिया है प्री हार्डनिंग, जिसमें टिश्यू कल्चर से निकले बांस के पौधे को ग्रीन हाउस में भेजने से पहले 20 से 25 दिन लेबोरेटरी में रखकर उसकी जड़ को और मजबूत बनाया जाता है। फिर प्राथमिक हार्डनिंग की जाती है। पूर्ण सख्त होने के बाद उगाए गए इन विट्रो प्लांटलेट्स को RO के पानी से अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए, जिससे जड़ों पर बने निशान हट जाते हैं। फिर पौधे को हार्डनिंग ट्रे में स्थानांतरित किया जाता है। एक ट्रे में 3:1 के अनुपात में कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है। ग्रीन हाउस में बांस के पौधों को 3 से 4 सप्ताह के लिए 27 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान और सापेक्ष आर्द्रता 70 से 75% में उपजाया जाता है। अंत में सेकेंडरी हार्डनिंग की जाती है। अच्छी तरह से विकसित बांस के पौधे 6 सेंटीमीटर बाई 6 सेंटीमीटर पॉलीबैग में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, जिसमें वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और बालू की मात्रा 1:1:1 के अनुपात में हो, अथवा खेत में खाद, मिट्टी और धान के भूसे की मात्रा का मिक्सर 1:2:2 के अनुपात में हो। नेट हाउस का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस और आर्द्रता 50 से 60% के बीच होनी चाहिए। दूसरी विधि में वेजिटेटिव प्रोपगेशन मेथड के तहत बड़े पैमाने पर इंक्यूबेशन बेड्स पर बांस के पौधे लगाए जाते हैं, जिसमें पौधरोपण, स्टॉक संग्रह और प्रोपगेशन यानी प्रसार के लिए बांस की कलम की कटाई की तैयारी की जाती है।
बांस की कुछ कॉमर्शियल स्पीसीज़ हैं जिनका कि हम नर्सरी भी बना सकते हैं और उसका आगे जाके अलग अलग कार्यों में उपयोग भी लिया जा सकता है। जैसा हम लेते हैं बैम्बूसा बाल्कोआ, एक मोटा बांस होता है जिसका कि केवल और केवल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से या राइजोम से ही करा जा सकता है, क्योंकि इसका कोई बीज नहीं बनता है। आज तक इसका कभी बीज मिला नहीं है, तो इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से या टिश्यू कल्चर टेक्निक के द्वारा ही आगे उगाया जा सकता है। इसका जो उपयोग है काफ़ी अच्छा है, स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए काम में लिया जाता है, बिल्डिंग बनाने के काम में लिया जाता है। एक दूसरा वैरायटी है जिसे हम न्यूटन्स वैरायटी कहते हैं, जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया में काफ़ी अच्छा मिलता है। इसका हमारे को बीज के द्वारा भी प्रोपोगेशन कर सकते हैं अथवा कटिंग के द्वारा भी किया जा सकता है। दोनों तकनीक से हम नर्सरी कर सकते हैं। हालांकि बीज से जो नर्सरी की जाती है उसकी पौध का जो रेट होता है, प्रोपोगेशन का जो रेट होता है या नर्सरी का जो रेट होता है वो कम होता है बनस्पत जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो हम नर्सरी बनाते हैं। बांस के पौधों को गाड़ी पर लोडिंग करते समय पौधे के बैक के निचले हिस्से को पकड़कर सावधानी से रखना चाहिए। कभी पौधे को ऊपर के हिस्सों को नहीं पकड़ना चाहिए। वाहन में अधिक से अधिक बांस के पौधे लोड करने के लिए हम एक के ऊपर एक करके सावधानी से 6 परतों तक रख सकते हैं। पौधे में नमी को बनाए रखने के लिए इसे पूर्ण रूप से ढक कर रखना चाहिए तथा इसे शाम के समय में ही भेजा जाना चाहिए। अगर बांस के पौधे को ज्यादा दूर तक भेजना हो तो पौधों पर भी इसका प्रभाव दिख सकता है। शाम को पौधों को सावधानी पूर्वक वहां से उतारकर रात भर के लिए पौधों का 10-10 का समूह बनाकर किसी छायादार जगह पर रख दें। अगली सुबह पौधों में 1 चम्मच फर्टिलाइजर और पानी के साथ पौधों को निषेचित करें। ज्यादा श्रम और लागत लगने वाली अन्य फसलों के विपरीत कंटेनर में बांस के पौधों को लगाना और विकसित करना काफी आसान है। पार्ट टाइम खेती करने वाले भी बस सप्ताह में कुछ घंटे मेहनत कर बढ़िया नर्सरी बना सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। कंटेनर में बांस के पौधे लगाने की तकनीक और एक बढ़िया सिंचाई सिस्टम के साथ आप बड़े स्तर पर बांस का व्यवसाय खड़ा कर सकते हैं।